हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इकोनॉमिक्स की सीरीज हमारी चल रही थी और ये है हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास सेकंड। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स की पहली क्लास आप लोगों को करा दी थी भाई, और होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो लास्ट क्लास से मैंने आप लोगों को बताए थे कि इकोनॉमिक्स में हमको कौन कौन सा टॉपिक करना है। तो सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास से आपको बैंकिंग के बारे में आप लोगों को बताया था दोस्तों, ठीक है। कौन सा टॉपिक हमने किया था? बैंकिंग वाला, ठीक है। चले, बैंकिंग वाला टॉपिक हमने किया और आज मैं आप लोगों को बजट कराऊंगा और देखेंगे कौन सा टॉपिक करना है। यानी ये है आप लोगों का सिलेबस जो आपको इकोनॉमिक्स में पेपर से पहले करके जाना है। सीधी सी बात है भाई, मैं धीरे धीरे करा रहा हूं। आज मेरा सेकंड टॉपिक होगा बजट के बारे में। कौन सा होगा? बजट। चले भाई, बजट में आने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बता दूं भाई। आप लोगों को ना पिछली क्लास से हमारा थोड़ा सा चीज बच गया था, एक दो चीजें हो रहेगी वो सुनना भाई। हमने जो M1, M2, M3, M4 पढ़े थे ना, इनमें से मैंने आप लोगों को बताया था M1 कौन सा मनी है, इसको हम बोलते हैं नैरो मनी। क्या बोलते हैं? नैरो मनी, है ना। और इन दोनों को क्या बोलते थे? ब्रॉड मनी। लेकिन रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग ब्रॉड मनी कौन सा है? M3 है। ये सारी चीजें मैंने बता दी थी भाई। अब एक M0 होता है भाई, M0 को बोलते हैं दोस्तों रिजर्व मनी। क्या बोलते हैं? रिजर्व मनी। और एक शब्द, एक फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट पेपर में आता है, ये वैसे ही रट्टा मारना है। मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो M3/M0 होता है, यानी ब्रॉड मनी। M3 का मतलब क्या है पेपर में? ब्रॉड मनी और या रिजर्व मनी। ब्रॉड मनी और रिजर्व मनी, ब्रॉड मनी अपॉन में रिजर्व मनी कर देना, इसी का एक फॉर्मूला है। ये क्या है? मनी मल्टीप्लायर। समझ आया? ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है भाई। एक छोटा सा चीज था जो इकोनॉमिक्स से हमारा बचा था। चले, अब मैं प्रॉपर अपने टॉपिक पे आता हूं। मेरा टॉपिक है आज बजट भाई। क्या है? बजट। पहले बजट की ना थ्योरी नहीं करा रहा, बजट में सबसे पहले मेन जो चीज आएगी ना सीधा पेपर वही करा रहा हूं भाई। समझ आया? टोटल आपको बजट में अब मैं 4 फॉर्मूले बता रहा हूं भाई। कितने फॉर्मूले? 4। आपने सुना होगा ना, बजट डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, इस तरह की कुछ चीजें आती है भाई। ना समझ आए ना, ये 4 फॉर्मूले बता रहा हूं बजट से, ये रट्टा मार लेना, पहले बता दी है। समझ आया? चले भाई, आप सुनना, पहले बजट से थ्योरी कराऊंगा, बाद में पहले चीजें सीख रहे हैं भाई। बजट के कंपोनेंट सिखा रहा हूं आपको। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स यानी घटके। देखो भाई एक बात आओ, हम अपने घर का भी बजट बनाते हैं, बजट वही है, ये भी बजट भाई। घर का बजट बनाते हैं तो ये होता है ना भाई कि कितना पैसा आएगा और कितना हमको खर्चा करना है, ये सारा लेखा जोखा करना ही क्या कहलाता है? बजट। तो बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या भाई? कितना तो हमको खर्चा करना है और कितनी हमारी कमाई होने वाली है। तो बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है रिसिप्ट, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है दोस्तों एक्सपेंडिचर। एक होता है एक्सपेंडिचर। क्या आप लोगों को समझ आया? एक तो होगा दोस्तों व्यय, एक्सपेंडिचर होगा। समझ आया? और एक होता है रिसिप्ट भाई, एक होता है रिसिप्ट यानी प्राप्ति। बजट में या तो पैसा आएगा या पैसा खर्चा होगा भाई, वह होगा। सीधी सी बात है, ये ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब जो बता रहा हूं पहले पॉइंट सुनते जाए बस। रिसिप्ट ना प्राप्ति 2 तरह की होती है, 2 तरह की प्राप्ति होती है दोस्तों। एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट जिसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां, इसको बोलते हैं, सॉरी पूंजीगत बोल रहा हूं, राजस्व प्राप्ति। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? राजस्व प्राप्ति। और एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट पहले सुनते जाओ। कैपिटल रिसिप्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्ति। समझ आया? इसी प्रकार खर्चा भी 2 प्रकार का होता है, एक्सपेंडिचर भी कितने प्रकार का? 2। बताओ कौन कौन सा? फिर आप बोलोगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सब कुछ लिखा हुआ है, बस सुनते जाओ भाई। सब कुछ लिखा हुआ है, बस आप लोगों को समझना है। यानी रेवेन्यू का मतलब फिर से क्या? ये है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और ये है पूंजीगत व्यय, ये है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। अब देखो ये चार्ट आप लोगों को याद रखना है। बजट की जब भी बात होगी या तो पैसा आएगा या जाएगा भाई। पैसा आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? रिसिप्ट, और पैसा जाएगा तो क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। पैसा 2 तरीके से आता है, बताऊंगा सारा चीजें। पैसा 2 तरीके से आता है, या तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट होगा या वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। खर्चा भी 2 तरीके, खर्चे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बताओ भाई, क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? अब सुनो भाई ध्यान से। अब सबसे पहले मैं रिसिप्ट पे बात कर रहा हूं, फिर बाद में बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। समझ आया? 4 फॉर्मूले बताऊंगा, वो इस फॉर्मूले आप लोगों को सीख लेने भाई। इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझने वाली तो यही है, सीधी सी बात है। देखो भाई,
एक बात बताओ, पैसा दो तरीके से आता है। कैसे? या तो मेरी सैलरी आई भाई, मान लो फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, या तो वो मेरा पैसा आया भाई, मेरा पैसा कहीं से भी आ सकता है, या मैं पैसा उधार ले लूं। पैसा मेरे पास दो तरीके से आ सकता है, या तो ब्याज ले लूं तब भी मेरे पास पैसा आया, और या मैंने खुद कमाई की है, मैंने खुद कमाया है तो मेरा कमाया हुआ पैसा। तो पैसा दो तरीके से आता है। जो आपका अपना पैसा है, तो सीधा सा पहले हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, सुनना ध्यान से, क्योंकि कंफ्यूजन होता है ना तो इनमें चारों में, तो पेपर में कोई भी नाम आ जाएगा, पूछ लिया जाता है बताओ ये क्या है। तो सीधा सा बात है, देखो जो आपका अपना है, पहले रुको भाई, जो आपका अपना पैसा है, अरे रिसिप्ट हुआ है, देखो प्राप्ति हुई है, जो आपका अपना है, यानी वो आपको देना नहीं है किसी को, वो आपको देना नहीं है, वो आपको देना नहीं है। एक बात तो, लोन मैंने लिया, वो तो वापस देना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, या नहीं देना पड़ेगा? समझ आया? एक बात तो, मेरी सैलरी आई, वो मेरे को देना थोड़ी है, वो तो मेरे पास टोटली आ गया, परमानेंट आ गया। तो फिर से मैंने कहा, जो आपका अपना है, जो पैसा आपके पास आया और वो आपको किसी को देना नहीं है, वो प्राप्ति कैसी कहलाएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। कैपिटल रिसिप्ट पता है क्या कहलाएगी? जो पैसा आपके पास आया लेकिन वो आपको देना है, वापिस देना है, तो सीधा से लिख देता हूं, जो पैसा वापिस आपको क्या करना है, जो वापिस देना है। क्या ये दो समझ आई? तो इसका एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं ना, तो ये बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स कर। एक बात बताओ, सरकार टैक्स वसूलती है तो सरकार के पास पैसा आ गया ना, तो ये बताओ, क्या वो पैसा किसी को देना थोड़ी है सरकार को, वो तो सरकार की कमाई हुई है। तो पेपर आएगा, वो कमाई बताओ रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, तो वो रिसिप्ट कैसे होगी? तो टैक्स एक किस तरह की प्राप्ति है? राजस्व प्राप्ति है। क्या आपको समझ आया भाई? कोर्ट में जाते हैं, सरकार स्टैंप लगा के कुछ फीस लेती है ना हमसे, तो जैसे मैंने लगा दिया टैक्स है या कोई फीस सरकार ने वसूल ली, ये सरकार को देना नहीं है किसी को, तो ये सारी कैसी प्राप्तियां होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। तो इसमें एग्जांपल बताओ, आप अपने आप बता दोगे। इसमें आ गया लोन, ऋण। एक बताओ, लोन से पैसा आ गया, आपके पास आ गया, लेकिन लोन एक किस तरह की प्राप्ति है? ये बताओ, कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि ये वापस देना है। तो क्या ये दो प्राप्ति समझ आई भाई? पेपर में यही आ जाएगा, टैक्स आया, टैक्स सरकार का किस तरह का, कौन से खाते में लिखोगे? रिसिप्ट में कहां लिखोगे? वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, पेपर ये आएगा। वो राजस्व प्राप्ति या पूंजीगत प्राप्ति है, तो जो आपका अपना है, जो आपको किसी को नहीं देना, तो समझ जाना, पेपर एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। अच्छा भाई, लोन एक किस तरह की प्राप्ति है? वो एक कैपिटल रिसिप्ट है, समझ आया, एक पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि वो वापस देना है। अब आओ इधर खर्चे पे भाई। खर्चा भी, जब मैं खर्चा करूंगा, वो भी दो प्रकार से होगा। एक वो खर्चा होता है, तो पॉइंट सुनना भाई, एक वो खर्चा होता है, देखो सुनना ध्यान से, वो खर्चा जो आगे कमाई नहीं देगा, वो खर्चा जो आगे कमाई करके नहीं देगा। अच्छा भाई, वो खर्चा जो आगे कमाई करके देगा, अब नहीं समझ आया? अरे ये तो मैं हिंट लिख रहा हूं, लिखने के लिए, समझाने के लिए। अब पॉइंट सुनो भाई, ये बताओ, मैं दो तरीके से खर्चा करता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने कपड़ों पे खर्चा कर दिया ना, क्या कपड़े मेरे से कोई कमाई देंगे भाई आगे? ये क्या कपड़े मेरे से कमा के थोड़ी देंगे? हाँ, अगर मेरी दुकान होती तो ये कपड़ा मेरे को क्या देता? या दूसरा एग्जांपल, मान लो मैंने ऑटो खरीद लिया भाई, ऑटो में खर्चा किया, और वो खर्चा, अब ऑटो पे जो खर्चा किया है, तो ऑटो मेरे से कमा के देगा पैसा, तो यानी वो खर्चा जो आपको आगे कमाई करके देगा, वो कैसा खर्चा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधी सी बात, वो खर्चा होता है जो आपको कमाई देगा आगे। तो इसका एग्जाम्पल होता है, सरकार ना बहुत सारे हॉस्पिटल चलाती है, बहुत सारे रोड बनाती है, हॉस्पिटल पे, रोड्स पे जो सरकार खर्चा करती है, तो आपसे पूछा जाएगा वो कैसा खर्चा होता है? वो रेवेन्यू खर्चा है या कैपिटल खर्चा है? तो आप बोलोगे कैपिटल खर्चा है, क्योंकि वो आगे कमाई देगा। तो जो कमाई देगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कमाई ना दे, अब इसे क्या लिखेंगे भाई? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक बताओ, सरकार भाई सैलरी देती है, पेंशन देती है, सैलरी पेंशन देती है, नहीं देती है? बताओ भाई। या स्कीमों पे बहुत सारा पैसा देती है। एक बात आओ भाई, सरकारी जो अफसर होते हैं, सरकार ने पैसा दे दिया, उनको सैलरी दे दी, सरकार का खर्चा तो हुआ है, लेकिन वो खर्चा भी उनको कमाई थोड़ी दे रहा है भाई। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो सरकार को कोई कमाई नहीं देगा, खर्चा तो हो गया। तो मे भी आप लोगों को ये चारों चीज समझ आएगी। पेपर में ना इनके एग्जाम्पल में से कोई भी एक आएगा, पूछा जाएगा, बताओ ये क्या है?
वो रिवेन्यू या तो खर्चे से पूछा जाएगा, एक्सपेंडिचर से पूछा जाएगा। मैं मेरे ख्याल से समझा पाया हूं आप लोगों को भाई। अब सीधी सी बात सुनो आगे। अब ये 4 फॉर्मूले बताऊंगा, ये 4 फॉर्मूले रट्टा मार लेने हैं, पहले बता दिए भाई। ये 4 फॉर्मूले हैं कौन कौन सा, उससे पहले मैं आप लोगों को 2 चीजें बता देता हूं। एक बात बताना है आप लोगों को, एक शब्द होता है डेफिसिट, एक होता है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, और एक होता है सरप्लस। सरप्लस यानी बचत या जिसको बोलते हैं मुनाफा। एक होता है घाटा, एक मुनाफा। एक बात बताओ आप लोग भाई, मान लो आप लोगों ने खर्चा कर दिया 100 रुपए और आपकी कमाई हुई, आपकी इनकम हुई 50 रुपए। समझ आया? खर्चा हो गया 100 रुपए, कमाई थी 50 रुपए, सॉरी इनकम थी 50 रुपए, खर्चा हो गया 100 रुपए। तो आपको घाटा हुआ या मुनाफा हुआ? बताओ भाई। आप बोलोगे मेरे को घाटा हो गया। कितने रुपए का घाटा होया? तो आप बोलोगे 50 रुपए का। कैसे निकाला भाई? जब एक्सपेंडिचर में से माइनस किया ना आप लोगों ने इनकम, तभी तो आप लोगों ने 100 में से -50 और निकाल दिया भाई मेरे को 50 रुपए का घाटा हो गया। यही तो निकालते हैं। तो डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? जब टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दूं टोटल रिसिप्ट भाई, तब घाटा होता है। यानी मेरे का कुल व्यय ज्यादा हो भाई, कुल व्यय ज्यादा हो और कुल प्राप्तियां क्या हो? कम हो, तो मेरे को घाटा होगा। तो ये होता है डेफिसिट। अच्छा, मुनाफा कब होगा? जब मुनाफा होगा भाई जब टोटल रिसिप्ट ज्यादा हो, यानी टोटल रिसिप्ट में से माइनस कर दूं टोटल एक्सपेंडिचर, और तब मुनाफा होगा। ये फॉर्मूला क्या? ये 2 फॉर्मूले समझ आए? एक बात बताओ, अगर मैं अब आपको बोल देता कि मेरी कमाई होगी 150 रुपए, कमाई हुई 150 रुपए और खर्चा लगा केवल 70 रुपए, खर्चा कितना लगा? 70 रुपए। तो आप मैं पूछूंगा घाटा हुआ या मुनाफा, तो आप क्या बोलोगे? मुनाफा हुआ। तो मैं अगर पूछूंगा कितना मुनाफा हुआ, तो आप कैसे निकालोगे भाई? आपने 150 में से ही 70 घटाओगे, यानी आपने क्या किया? इनकम में से क्या घटाया? एक्सपेंडिचर घटाया ना, तभी तो आपने 150 में से 70 घटाया और आपने बोला मुनाफा 80 रुपए हो गया। तो आपने इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया, तो यहां पे आओ ना, जब टोटल रिसिप्ट में से टोटल एक्सपेंडिचर घटाऊंगा ना, तभी सरप्लस निकलता है, नहीं मुनाफा निकलता है। और घाटा कैसे निकलता है आप लोगों को समझ आ गया? जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, टोटल रिसिप्ट कम हो। भाई ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, पहले बता दी है। मैं पहले वही टॉपिक करा रहा हूं जो इकोनॉमिक्स के पेपर आ रहे हैं आप लोगों की शिफ्ट में, वही क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं भाई। अब मैं अपने फॉर्मूले पे आता हूं भाई, सुन लो। पहला फॉर्मूला, एक क्वेश्चन होता है, 2 फॉर्मूले तो बिल्कुल आसान है, तीसरा और चौथा थोड़ा सा मुश्किल है, वो समझना पड़ेगा। एक पेपर में आता है बजट डेफिसिट, बताओ क्या होता है बजट डेफिसिट? बजट या घाटा किसको बोलते हैं? पेपर में ये फॉर्मूला आएगा। पहला फॉर्मूला है बजट या घाटा। अच्छा भाई, दूसरा रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? एक बात बताओ, जब तो डेफिसिट आ गया, यहां पे आओ वापिस, इधर आओ, देखो बजट घाटे की बात कर रहा हूं, ये है रिसिप्ट। भाई रिसिप्ट कम हुई और खर्चा ज्यादा हो गया, ये था खर्चा, टोटल खर्चा ज्यादा हो गया, रिसिप्ट कम हुई। मैं पूछूंगा ना बजट डेफिसिट क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट ही क्या होता है? बजट का घाटा होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है ना। आया तो मैंने कहा ये रट्टा मार लेना भाई। मैं आपसे पूछूंगा ना बजट डेफिसिट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट घटा दूं ना, तो यही हमारा क्या निकलेगा? इसी से क्या निकलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या है बताओ? टोटल एक्सपेंडिचर में आपको पता चल गया 2 तरह का एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है भाई, दोनों को जोड़ दो। और रिसिप्ट भी टोटल भी 2 प्रकार की होती है, कौन सी? रिवेन्यू रिसिप्ट भी होती है और कैपिटल रिसिप्ट भी होती है, इन दोनों को जोड़ दो। रिसिप्ट कम थी, खर्चा ज्यादा हो गया, तो इसी को कौन सा घाटा बोलते हैं? बजट का घाटा बोलते हैं, बजट या घाटा, बजट डेफिसिट। समझ आ गया भाई? अगला सुनो, अरे अगला सुनो। अब रेवेन्यू डेफिसिट, एक बताओ डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब है एक साइड एक्सपेंडिचर आएगा, ये तो बात पक्की है, और एक साइड क्या आएगा? रिसिप्ट भाई, तभी तो घाटा होगा। पहले एक्सपेंडिचर आएगा, बाद में रिसिप्ट आएगा भाई। एक्सपेंडिचर का व्यय इधर आएगा, प्राप्ति इधर आएगा। देखो ना भाई, घाटा कब होता है ये बता तो दिया मैंने, घाटा कब होता है? पहले एक्सपेंडिचर आएगा, बाद में रिसिप्ट आएगा, तभी घाटा होता है। अच्छा, मुनाफा कब होगा? पहले जब मुनाफा कब होगा? जब पहले प्राप्ति हुई और फिर बाद में खर्चा हुआ। तो हम घाटे पढ़ रहे हैं, हमको घाटा सीखना है बस, सरप्लस हटा दो। घाटा कब होता है? घाटे में हमेशा एक्सपेंडिचर पहले आएगा, रिसिप्ट आएगा बाद में। देखो यहाँ पे फिर से एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट तो लिख दिया, घाटा हुआ था क्योंकि आगे इसके आगे क्या शब्द लिखा हुआ? रिवेन्यू, तो बस तो दोनों के आगे रिवेन्यू लिख दो। जब मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिप्ट घटा दूं ना, अरे रिवेन्यू यानी राजस्व घाटे का फॉर्मूला क्या होगा? राजस्व घाटा,
पेपर में आएगा राजस्व घाटा किसको बोलते हैं, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे राजस्व व्यय, क्योंकि बस ये रेवेन्यू की बात कर रहा है भाई, खाली रेवेन्यू वाला पार्ट लेना है, कैपिटल हटा दो। अरे ये रहा, इधर देखो ना, रेवेन्यू घाटा कब होगा, खाली जब रेवेन्यू रिसिप्ट कब हुई और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, तो खाली ये वाली चीज लेनी थी, एक ये और एक ये। तो रेवेन्यू घाटा कब होगा, तो फॉर्मूला क्या निकला है हमारा, फॉर्मूला क्या निकला है, आप बोलोगे रेवेन्यू व्यय माइनस राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये फार्मूला होता है भाई। टोटल मैंने कहा था 4 फार्मूले याद रखने, 2 मैंने बता दिए भाई, मे भी ये तो आसान थे। बजट डेफिसिट क्या होता है, कुछ नहीं भाई, टोटल खर्चा माइनस टोटल एक्सपेंडिचर यानी रिसिप्ट, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। अच्छा रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो तो दोनों रेवेन्यू वाली चीजें लेनी है, घाटा हुआ है तो एक्सपेंडिचर पहले आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अगला भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 और 4 कंफ्यूज करेगा, ये तो आसान थे। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट भाई, फिस्कल डेफिसिट समझाने की कोशिश करेंगे। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा कौन सा होता है भाई, रट्टा मार लेना, मैंने पहले बता दी है, चाहे ये फॉर्मूला पेपर में आएगा ही आएगा। और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा। अब ये क्या है, तो पॉइंट सुनना भाई, पॉइंट सुनना। पहले फिस्कल डेफिसिट बता रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट में देखो पहले लिख दो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर तो ऐसा कैसा, देखो अब तक तो सेम है, टोटल एक्सपेंडिचर लिख दिया ना, अभी टोटल एक्सपेंडिचर लिख दिया, माइनस टोटल रिसिप्ट भी लिख दो, टोटल रिसिप्ट भी लिख दो। लेकिन ना जब टोटल रिसिप्ट में ना बस एक शब्द लिखना आप लोगों को, एक्सेप्ट। देखो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट यहां तक छोड़ देता तो ये तो बजट का घाटा होता, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट यहां तक तो सेम था। एक्सेप्ट पता है क्या है, एक्सेप्ट है बोरोइंग, एक्सेप्ट बोरोइंग यानी बोरिंग यानी लोन बोल दो या उधार बोल दो, बातें की है। एक बात तो जो आपने टोटल प्राप्ति हुई थी, एक तो आपका अपना पैसा था और एक था आपके पास जो लोन आया था, उस लोन को घटा दो भाई, उस लोन को घटा दो, एक्सेप्ट लोन को घटा दोगे ना, तब ये फॉर्मूला निकलता है राजकोषीय घाटा। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को एक शब्द लिखना है एक्सेप्ट लोन, ना तो पूरा ऊपर वाला फार्मूला था। बजट घाटा और फिस्कल घाटा लगभग एक जैसा था, बस आप लोगों को वहां पे क्या लिखना है, एक्सेप्ट बोरिंग। समझ आया, क्लियर है या नहीं है? तो अब आपको यहां से क्या पता चला कि फिस्कल डेफिसिट यानी सॉरी हाँ फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है, फिस्कल डेफिसिट हमेशा बड़ा होता है किससे, बजट डेफिसिट से, बजट डेफिसिट से। ये याद रखना, आपसे पूछा जाता है कौन सा घाटा बड़ा होता है, राजकोषीय घाटा बड़ा होता है या बजटीय घाटा, तो आप क्या बोलोगे, राजकोषीय घाटा बड़ा होता है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं बस समझा रहा हूं आप लोगों को। अब आओ प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा में क्या है, अब पॉइंट सुनना पहले, प्राइमरी डेफिसिट किसको बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है, पॉइंट सुनना, कि तू कितना कमा रहा है और तेरा खर्चा कितना है, बस ये बता। लोन और जो तूने इंटरेस्ट दिया ना वो घटा दे, वो हटा, तू अपना पर्सनली बता कि तूने कितना कमाया और कितना खर्चा करा, तो वो पर्सनली वाला क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो अब इसको फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसका पर्सनली, अब इसका पर्सनली फॉर्मूला निकालते तो पॉइंट सुनना भाई ध्यान से, पॉइंट सुनना भाई ध्यान से बता रहा हूं। इसको 2 तरीके से पेपर में ना 2 तरीके से ऑप्शन आते हैं इसके। पहले तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। एक बताओ भाई, इस खर्चे में आपका वो खर्चा था ना, वो भी तो खर्चा है जो आपने इंटरेस्ट दिया था, जो आपने इंटरेस्ट दिया था भाई, जो लोन लिया था वो प्राप्ति तो होगी, अरे ब्याज भी तो दिया होगा तुमने, ब्याज दिया तो खर्चा हुआ नहीं हुआ। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से घटा दो जो आपने इंटरेस्ट दिया, जो आपने इंटरेस्ट दिया, माइनस टोटल रिसिप्ट, और इस रिसिप्ट में से वो घटा दो जो आपने बोरिंग की थी, जो आपने बोरिंग यानी लोन लिया था। यानी दोनों चीज घटा दी मैंने, यहां से उधार घटा दिए, यहां पे जो ब्याज दिया उस उधार का जो ब्याज दिया। अगर ये दोनों चीजें घटा देंगे ना, ये भी घटानी उसमें से, टोटल रिसिप्ट में से ये घटानी है आप लोगों को। टोटल रिसिप्ट में से लिख देता हूं टोटल, रुको साइड एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। ये फॉर्मूला चाहिए रट्टा मार लेना, मैंने पहले बता दी है, माइनस कर दो इसमें से भी बोरिंग, अरे उधार है आपने माइनस कर दी। ये फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट। अरे प्राइमरी डेफिसिट का मतलब वो ये हो गया ना कि तूने कितना खर्चा किया, वो खर्चा घटा दे,
जो तूने ब्याज दिया है तेरा पर्सनली कितना था और तेरा पर्सनली प्राप्ति कितनी हुई है, इस प्राप्ति में से वो प्राप्ति हटा दे जो तूने लोन लिया है, तेरी पर्सनली कितनी रिसिप्ट थी वो निकल आएगी भाई। या पेपर में आता है कि फिस्कल डेफिसिट में से, फिस्कल डेफिसिट, भाई फिस्कल डेफिसिट ये फॉर्मूला था ना पूरा का पूरा, फिस्कल डेफिसिट में से एक चीज घटा दूं मैं, क्या, इंटरेस्ट जो मैंने दिया है, इंटरेस्ट मैंने जो दिया है, ये भी फॉर्मूला किसका होता है, प्राइमरी डेफिसिट का। ये 4 फॉर्मूले हैं भाई, रट्टा मार लेना, सीधी सी बात मैंने बता दी है। अब तुम्हारी मर्जी है भाई इसको करोगे या ना करोगे। और मैंने बता दी एक एक नंबर 50-60 हजार बच्चों को ऊपर नीचे करता है। कभी ये सोचे भाई मुश्किल है मेरे से याद ना होगा, अरे याद करोगे तभी तो होगा। ये थोड़ी है कि सारी चीजें आसानी होती है भाई, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो मुश्किल थोड़ा सा समझने पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई। और 8-8, 10-10 नंबर का मान लो पेपर आएंगे, क्या छोड़ के जाओगे, करना पड़ेगा जबरदस्ती। 4 ही तो फॉर्मूले हैं, ये बिना रट्टा मारोगे तो बताओ क्या करोगे। अब ये लिखा कहां पे हुआ है, ये सब कुछ मैंने लिख दिया है। राजस्व है, राजस्व ये होता है क्या है, सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश सेम है, समझ आ गया। बस ये 4 ही थे, हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया बस। अरे खत्म हो गया, जो मेन समझने का था बजट से, ये 2 चीजें थी बजट से, देखो समझने का क्या था। अब तो एक तो मैंने क्या बताया, बजट में आपको क्या सीखना था, एक तो बजट के कंपोनेंट सीखने थे। बजट में या तो प्राप्ति होती है या खर्चा होता है। एक बात तो आपने जो इंटरेस्ट दिया, ब्याज का जो ऋण ब्याज दिया आपने, अरे जो आपने इंटरेस्ट दिया वो बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई। इसी में आएगा आपका जो आपने जो इंटरेस्ट पे किया है, जो आपने इंटरेस्ट पे किया है ना, जो ब्याज दिया है, क्योंकि ये ब्याज जो दिया है, ये खर्चा आपको कमाई थोड़ी देगा, वो तो आपने दे दिया। वो खर्चा जो आगे कमाई देगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो कमाई नहीं देगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अच्छा, एक तो ये चीजें सीखी थी, और एक फिर घाटा और सरप्लस मुनाफा क्या होता है, ये 4 घाटे सीखने थे। बजट ये घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये 4 के फॉर्मूले याद रखने हैं। अब आओ थ्योरी पे भाई, अब आओ बजट की थ्योरी पे। अब आ रहे हैं हम बजट की थ्योरी पे भाई। देखो अब तो बिल्कुल इजी है, अब सुनो फटाफट। पहला काम है बजट, सबको नजर आ रहा होगा भाई, बजट तैयार कौन करता है। अरे बजट कौन बनाता है, ये हमारा देश में कितना खर्चा होगा, कितना हमारा मुनाफा होगा, हमारे देश का कितना खर्चा है, कितना हमारे पास पैसा आएगा, ये कौन तैयार करता है, तो देश का फाइनेंस मिनिस्टर का काम है ये। समझ आया। तो देखो भाई, तो यहां पे मैं पहले बता देता हूं कहां पे लिखा हुआ है। देखो पहला काम है बजट तैयार कौन करता है, तो बजट ना फाइनेंस मिनिस्टर तैयार करता है, और फाइनेंस मिनिस्टर ना हो तो उसका फाइनेंस सेक्रेटरी करेगा भाई, फाइनेंस सेक्रेटरी यानी उसका वित्त सचिव करेगा। क्या समझ आया आप लोगों को, या वित्त सचिव करेगा या फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, सीधी सी बात है। बजट कौन तैयार करता है, और बजट आता कब है, एक बात सुन लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक बात सुन लेना भाई। देखो हर साल बजट आता है 1 फरवरी को, अब 1 फरवरी को आता है भाई, समझ आ गया। एक पॉइंट सुनना भाई, बजट सरकार संसद के पास पेश करती है, और फिर संसद अप्रूवल करती है, और तब संसद क्या करती है, सरकार को पैसा देती है, ले भाई अपना खर्चा पानी चला भाई। देखो पॉइंट सुना भाई, ये बताओ, सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, सीधी सी बात है। और पैसा कहां से आएगा, पैसा कौन देगी, सरकार को संसद देगी, पार्लियामेंट देगी। और पार्लियामेंट कैसे देगी, तो पार्लियामेंट कैसे देगी, एक प्रोसेस होता है, पहले पार्लियामेंट में हमको बजट पेश करना होता है। हम बजट, सरकार बजट क्यों पेश करती है पार्लियामेंट के सामने, ताकि संसद हमको कुछ, सरकार को मतलब कुछ पैसा दे। क्या आपको समझ आया। एक पॉइंट सुनो भाई, देखो सरकार ने मान लो बजट पेश किया 1 फरवरी को, उस बजट को पास होने में ना लगभग 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं, लगभग 2 से 2.5 महीने बोला मैंने, मंथ, यानी लगभग फरवरी है, मार्च अप्रैल चला जाता है, अप्रैल मई चला जाता है। यानी सरकार ने बजट कब पेश किया, बताओ 1 फरवरी को, और सरकार के पास पैसा कब आएगा, ये सोचो मई को आएगा, मई, मान लो मई में आया, सरकार के पास पैसा कब आएगा, मई में। और सरकार के पास पैसा खत्म हो गया, मान लो फरवरी तक पैसा खत्म हो गया, तो अब यहां से लेके यहां तक, मई तक सरकार अपना खर्चा कैसे चलाएगी भाई, खर्चा तो कम करना पड़ेगा, पैसे तो देने पड़ेंगे, सैलरी सबकी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। सरकार के पास पैसा है नहीं, क्योंकि बजट पास कब होगा, पेश तो कर दिया 1 फरवरी को, अरे पास होने में तो मैंने कहा 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे, और जब पास होगा जब संसद पैसा देगी। तो इस टाइम पीरियड में
सरकार का खर्चा कैसे चलता है, तो इसके लिए संसद ने ना एक चीज बना रखी है जिसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। क्या बोलते हैं? वोट ऑन अकाउंट। ये वोट ऑन अकाउंट है दोस्तों, ये आता है संविधान का ना आर्टिकल 116 में, अनुच्छेद। ये पॉलिटी का क्वेश्चन भी हो गया, आपसे क्वेश्चन आएगा वोट ऑन अकाउंट, जिसको बोलते हैं लेखानुदान। लेखानुदान किस अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल 116। अब इसका मतलब क्या होता है वोट ऑन अकाउंट का? वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि बजट पेश करने से लेके बजट पास होने तक सरकार का खर्चा जो है वो कहां से चलता है, तो वो वोट ऑन अकाउंट से चलता है। यानी संसद देती है, थोड़ा बहुत पैसा देती है, वो किसके थ्रू देती है? वोट ऑन अकाउंट, कि भाई अपना जब तक बजट पास नहीं होता ना, अपना खर्चा पानी यहां से चलाओ। अरे ना समझ आए तो बस आप लोगों से पेपर आएगा वोट ऑन अकाउंट किस अनुच्छेद में आता है संविधान के, तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो एक दिखा देता हूं आप लोगों को। संसद द्वारा बजट पास किए जाने तक सरकारी जो खर्चा है वो वोट ऑन अकाउंट के तहत किया जाता है, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 116 में आता है। क्या आपको समझ आया? बजट दोस्तों सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, याद रखना, और उसी दिन फिर राज्यसभा में पास हो जाएगा। चले ये कुछ थ्योरी बता रहा हूं अब आप लोगों को, आपका जो समझाने का था ना वो चीजें मैंने करा दी। समझ आया? आगे देखो, अब एक रेल बजट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट सुनना भाई। पहले ना हमारा सारा बजट एक ही हुआ करता था। सारा बजट का मतलब है रेल बजट भी उसी में था, सामान्य बजट भी उसी में था, सारा देश का बजट एक ही बना करता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए ना, अंग्रेजों ने भारत में रेल बनाई, तो वो ना रेल पे बहुत ज्यादा खर्चा किया करते थे। तो अंग्रेजों ने ना रेल बजट अलग से पेश करना शुरू कर दिया और सामान्य बजट अलग से पेश करना शुरू कर दिया। तो पेपर में क्वेश्चन आता है रेल बजट को जनरल बजट से सबसे पहले कब अलग किया गया था, तो 1924 से किया गया था, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे अलग किया था। समझ आया? पेपर आएगा रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया, और ये अलग क्यों किया था, क्योंकि मैंने बता दिया रेल बजट पे बहुत सारा पैसा खर्च होता था, इसलिए अलग कर दिया था। अच्छा भाई, साल आया जब 2017, अब तुरंत 2017, अब रेल बजट और सामान्य बजट को क्या कर दिया? वापस से एक कर दिया है। आज हमारे सामने एक ही बजट आता है, रेल बजट कोई अलग से नहीं आता। समझ आया? तो पेपर में ये दो चीजें याद रखनी है कि रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया और ये दोनों एक कब हुए। तो अलग किया 1924 से और एक हुए 2017 में। बताओ भाई, ये थ्योरी है। अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है, तो पॉइंट सुन लो भाई बजट से क्या क्या पॉइंट हमने पढ़ा। अब तो आसान चैप्टर रहेगा, अब तो थ्योरी है सारी की सारी। पहले बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ना हो तो फाइनेंस मिनिस्टर का सेक्रेटरी यानी उसका वित्त सचिव करेगा भाई। बजट पास होने तक सरकार का खर्चा कहां से चलता है? आप बोलोगे लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट से चलता है। वोट ऑन अकाउंट किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 116। बजट पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है भाई। रेल बजट को जनरल बजट से अलग कब किया गया था? 1924 से एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। अच्छा, ये वापिस से कब हो गए? 2017 को। बताओ भाई, क्या यहां तक समझ आया चीजें? आगे देखो भाई, ये है टाइप्स ऑफ बजट। बजट ना कई सारे प्रकार का होता है। एक होता है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस नाम से पता चल रहा है, परफॉर्मेंस बजट का मतलब है भाई पिछले साल की परफॉर्मेंस देखेंगे कैसी थी, उस पिछले साल की परफॉर्मेंस को ध्यान में देखते हुए आगे साल का हमको बजट तैयार करना है, तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। अच्छा, इसी के बिहार पे एक आउटकम बजट और होता है, आउटकम। अब ये आउटकम बजट पता है क्या होता है? देखो, परफॉर्मेंस बजट में तो पूरा एक साल का पीछे का देखा था कि कैसा चला भाई परफॉर्मेंस बजट। अच्छा, आउटकम बजट में होता है पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस देखनी है, 3 महीने की परफॉर्मेंस देके आगे का बजट तैयार करना, इसको बोलते हैं आउटकम बजट। बताओ क्या दोनों में फर्क समझ आया? आउटकम में और परफॉर्मेंस बजट में क्या फर्क है? ये तो बजट के प्रकार है, यहां से पेपर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता भाई। जीरो बेस बजट सिस्टम क्या है? जीरो बेस बजट सिस्टम को ही पहले तो याद रखना सनसेट बजट सिस्टम कहा जाता है, और ये सबसे पहले ना अमेरिका ने स्टार्ट किया था। अब इसका मतलब क्या है जीरो बेस बजट सिस्टम का? मतलब जीरो बेस्ड बजट सिस्टम का मतलब है भाई पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दो, सीधी सी बात है, उस पर मार दो काटा। अब सीधा सा नए सिरे से बजट तैयार करना, नए सिरे से बजट तैयार करना ही क्या कहलाता है? जीरो बेस्ड बजट सिस्टम कहलाता है। बताओ भाई, क्या समझ आया? जीरो बेस्ड बजट सिस्टम क्या हुआ? ठीक है, आगे सुनो। आउटकम बजट, जीरो बेस्ड हमने सीख लिया, बस ये लास्ट और है, खत्म हो गया चैप्टर ए। जेंडर बजट क्या है? नाम से पता चल रहा है मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग बजट तैयार करना ही जेंडर बजट हो गया भाई। अब आप बजट से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है भाई, ये थ्योरी है सारी की सारी भाई, थ्योरी है, पेपर में थ्योरी आएगी। समझ आया? ये तो थ्योरी है, इजी है, ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। भारत में सबसे पहला बजट ना अंग्रेजों ने पेश किया था 1733 में, सॉरी
दुनिया का पहला बजट, दुनिया का है, दुनिया में पहला बजट इंग्लैंड में पास हुआ था, इंग्लैंड में पेश हुआ था संसद में, किसने? प्रोफेसर फिलिप ने तैयार किया था। अच्छा भाई, जब अंग्रेज भारत में आए ना, तो भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ये तो भारत का पहला बजट है 1860। लेकिन अगर बात कराई जाए कि देश आजादी के बाद बताओ ना 1947 के बाद, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में किसने पेश किया था? तो ये क्वेश्चन आता है षणमुखम शेट्टी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है, जैसे ही देश आजाद हुआ तो पहला बजट किसने पेश किया था? और बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री, तो उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर था आर.के. षणमुखम शेट्टी। समझ आया? तो क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? षणमुखम शेट्टी ने। अच्छा, भारत में पहला बजट कब पेश किया था? किसने? जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया। आगे सुनो भाई, भारत में सबसे ज्यादा किसने बजट पेश किया है संसद के सामने? तो वो है मोरारजी देसाई ने, लगभग 10 बार पेश किया है भाई। और बजट ये बताओ संसद के सामने कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करता है, वित्त मंत्री करता है ना बजट। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, वे प्रधानमंत्री बताओ जो प्रधानमंत्री भी थे और वे वित्त मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने बजट पेश किया है, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। समझ आया? देखो कि बजट पेश करने का काम है, मैंने बताया आप लोगों को, किसका? फाइनेंस मिनिस्टर का। समझ आया? और ये प्रधानमंत्री भी थे और वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। तो आपसे क्वेश्चन आता है, वे कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने बजट पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। चले आगे देखो, ये थे जो भाई घाटे मैंने बताए थे आप लोगों को, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल रिसिप्ट, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है? टैक्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? सरकारी सब्सिडी देती है जो वगैरह। कैपिटल रिसिप्ट में क्या हो गया? लोन या विदेशी लोन हो गया। एक्सपेंडिचर में उद्योग धंधे, ये सारी चीजें मैंने बता दी। समझ आ गया? ये समझा चुका मैं। ये 4 घाटे ये बताए थे भाई, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और सॉरी ये देखो, पहले तो बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या होते हैं? बजट डेफिसिट तो हमने सीख लिया था, टोटल खर्चे में से टोटल रिसिप्ट घटा दो। रेवेन्यू डेफिसिट भी बता दिया था, दोनों चीजें रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट घटा दो। फिस्कल में से क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर, अब तक तो सेम था। टोटल रिसिप्ट भी सेम था, लेकिन इसमें एक शब्द लिखना है, एक्सेप्ट बोरोइंग। ना तो लगभग ये एक जैसे फॉर्मूले थे, बस थोड़ा सा फर्क है बोरोइंग को हटा के। अच्छा, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में से बस घटाना है क्या? इंटरेस्ट पेमेंट। ये पूरा फिस्कल डेफिसिट था, इसमें से क्या घटाना है? माइनस इंटरेस्ट घटाना है, वो होता है प्राथमिक घाटा। समझ आया? तो ये था तुम्हारा भाई कौन सा टॉपिक है? बजट वाला टॉपिक मैंने करा दिया है। क्लियर है? ये था तुम्हारा टॉपिक भाई। अगला टॉपिक हमारा देखेंगे कौन सा कराऊंगा? नेशनल इनकम। वो मैंने टॉपिक बताया था आप लोगों के सामने, वो मैंने सिलेबस बताया था आप लोगों के सामने कि कौन कौन सा टॉपिक हमको करना है। दिखा देता हूं एक बार फिर से। देखो भाई, यहां पे अपना देखो, यहां पे अब मैंने बैंक वाला टॉपिक तुमको करा दिया है। एक तो बैंकिंग वाला टॉपिक हमने कर लिया, एक ये बजट वाला टॉपिक करा दिया है। ये 2 टॉपिक वे हैं। आज के लिए इतना ही करूंगा भाई। समझ आया? अगली क्लास में मैं कराऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेंसस होगा, फिर नेशनल इनकम होगा, जीएसटी नीति आयोग छोटा सा टॉपिक है, 5 ईयर प्लान करना है, इंट्रोडक्शन करना है। अभी बचे हैं भाई आप लोगों के टॉपिक, सीधी सी बात है। समझ आया? चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।